ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज के प्रेजेंटेशन में हम लोग देखेंगे यज्ञ चिकित्सा यानी यज्ञोपैथी क्या है, वो कैसे कार्य करती है, वो उसके क्या अनुसंधान के प्रमाण हैं और उसको हम लोग घर पे कैसे कर सकते हैं। तो टोटल 4 बिंदु है। यज्ञ चिकित्सा क्या है, यज्ञ चिकित्सा शरीर में कैसे कार्य करती है, यज्ञ चिकित्सा के क्या प्रमाण है, अनुसंधानिक प्रमाण है, और चौथा बिंदु यज्ञ चिकित्सा को हम घर पे कैसे कर सकते हैं। यज्ञ चिकित्सा यानी यज्ञोपैथी। तो सबसे पहले हम देखें कि देव संस्कृति के निर्माता के रूप में गायत्री माता और यज्ञ पिता का नाम आता है। तो गायत्री माता यानी सद्ज्ञान और यज्ञ पिता यानी सत्कर्म। तो सद्ज्ञान को दूसरे स्वरूप में हम ये कहते हैं कि मनुष्य में देवत्व का उदय, और सत्कर्म को कहते हैं धरती पर स्वर्ग का अवतरण। तो यहाँ पे गायत्री और यज्ञ ये देव संस्कृति के ऐसे 2 पिलर है, और उस पे ही पूरा का पूरा आर्य साहित्य से लेके पूरा इंडियन कल्चर और पूरा अस्तित्व देव संस्कृति का टिका हुआ है। लेकिन आज के जो प्रेजेंटेशन में हमें जो चर्चा करनी है वो ये है कि यज्ञ के एक स्पेसिफिक एक विषय पे ही हम चर्चा करना चाहेंगे, वो यज्ञ चिकित्सा पे ही। पर उससे पहले हम लोग ये जानना चाहेंगे कि यज्ञ के क्या क्या प्रयोजन होते हैं। यज्ञ के विस्तृत जो प्रयोजन है उसमें से सामान्य भाषा में उसको समझने के लिए उसको 4 अंशों में बांटा गया है। पहला है यज्ञ का प्रयोजन आध्यात्मिक प्रयोजन। यज्ञ से सूक्ष्म शक्ति का प्रादुर्भाव होता है, उससे तीर्थों की स्थापना होती है, सुसंस्कारिता आती है। तो यज्ञ के जो आध्यात्मिक प्रयोजन है, मोक्ष से लेके जीवन में आध्यात्मिकता से लेके ये सारी चीज़ों में यज्ञ का एक अपना महत्व है। लेकिन यज्ञ का जो दूसरा बिंदु है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यज्ञ का एक प्रयोजन है कि सूक्ष्म वातावरण की शुद्धि, जैसे जनमानस का परिष्कार। तो अश्वमेध यज्ञ इत्यादि जो होते हैं, वाजपेयी यज्ञ होते हैं, और इस तरह के जो सामूहिक यज्ञ जो पौराणिक काल में हुआ करते थे, उसका मूल उद्देश्य था कि सूक्ष्म वातावरण की शुद्धि हो और जनमानस का परिष्कार हो। यज्ञ का जो तीसरा जो प्रयोजन है वो प्रकृति का पोषण एवं संतुलन। उसको जैसे बाढ़ आती है, जैसे भूकंप आते हैं, ऐसी चीज़ों को भी यज्ञ से रोका जा सकता है, उसमें कटौती की जा सकती है। और ये इसके पूरे शास्त्रों में इसके लिए बहुत ज़्यादा डिटेल में दिया हुआ है। लेकिन जो एक बिंदु है उसका कि पर्यावरण की शुद्धि। तो यज्ञ का जो पर्यावरण पे जो प्रभाव है, वातावरण पे जो प्रभाव है, उस पे भी यज्ञों की बहुत ही ज़्यादा उपयुक्तता है। और एक पर्जन्य नाम का कंसेप्ट है जिसमें प्राण वर्षा होती है, जिसमें शरीर और जो प्राण की जो पुष्टता होती है अन्न में, उस सब के लिए यज्ञ का भी बहुत ज़्यादा महत्व है। और जो अंतिम जो उसका बिंदु है वो है स्वास्थ्य संवर्धन, रोगों की चिकित्सा, उसको यज्ञ चिकित्सा कहते हैं। और यज्ञ चिकित्सा को यज्ञोपैथी नाम दिया गया है। तो आज के जो प्रेजेंटेशन में हमें चर्चा करनी है वो स्पेसिफिकली यही करनी है कि यज्ञ से रोगों की चिकित्सा कैसे होती है। तो इसके हम लोग इसके यज्ञ चिकित्सा के इतिहास पे थोड़ी सी दृष्टि डालेंगे कि यज्ञ चिकित्सा एक वैदिक चिकित्सा कालीन पद्धति है। जो वैदिक काल में आयुर्वेद भी था और दूसरी पद्धतियाँ भी थी, लेकिन जो चिकित्सा की जो मुख्य पद्धति थी वो यज्ञ चिकित्सा थी। और उस टाइम पे यज्ञ चिकित्सा को बहुत ही उस पर गहन अनुसंधान हुए थे। गुरुकुल और आरण्यक में उसका हॉस्पिटल्स के रूप में गुरुकुल और आरण्यक हुआ करते थे, लेकिन वो मध्यकाल में विलुप्त सी हो गई थी। और उसको पुनर्जीवित करने के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने 1979 में, करीब आज से 4 दशक पहले, 40 साल पहले, परम पूज्य गुरुदेव ने ब्रह्मवत्स शोध संस्थान की स्थापना की और श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने इसकी आधारशिला रखी। और उस पे जो गहन अनुसंधान हुआ उसके बेस पे काफ़ी औषधियों को 400 औषधियों को लेते हुए एक अलग अलग रोगों के लिए फॉर्मूला बनाए गए।
और उससे क्षय रोग, मानसिक रोग, वात रोग, कैंसर, थायराइड, मिर्गी आदि में रोग निवारण एवं बलवर्धक जो प्रभाव पड़ता है उस सब की औषधियाँ वहाँ पे बनाई गई और उसको 2003 से आयुर्वेद विभाग द्वारा डॉक्टर वंदना श्रीवास्तव द्वारा उसको पेशेंट्स को दिया जा रहा है। और यज्ञ अनुसंधान पे ये जो अभिनव शुरुआत हुई थी उसी को श्रद्धेय डॉक्टर साहब के मार्गदर्शन में और साथ पीएचडी भी देव संस्कृत विश्वविद्यालय में हुई और एक बहुत ही घन अनुसंधान के द्वारा यज्ञ चिकित्सा को पुनर्जीवित करने का पूरा प्रयास हुआ और जिसको परम पूज्य गुरुदेव ने यज्ञोपैथी नाम दिया। यज्ञ चिकित्सा के लिए उपलब्ध औषधीय हवन सामग्री अपने यहाँ पे करीब 30 के तरह की औषधियाँ है जो दी जा रही है। उसमें मानसिक दुर्बलता निवारक, अनिद्रा, अपस्मार, अवसाद, मनोग्रसित बाध्यता, मन बुद्धि निवारक, तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम के लिए ये एक पूरी अलग अलग औषधियाँ एक पूरी कैटेगरी के लिए है मानसिक रोगों के लिए। इसके अलावा वैसे रोग जो है ओज क्षय, मधुमेह, हार्मोनल थायराइड जो प्रॉब्लम रहती है, हाइपर एंड हाइपोथायराइड डायबिटीज़ है, HIV है, उच्च रक्तचाप है, हाई ब्लड प्रेशर है, TB है, कैंसर है, आर्थराइटिस है, वात व्याधि है, इन सब के लिए भी अपने यहाँ पे औषधियाँ उपलब्ध है और इसके फॉर्मूला उस अनुसंधान में पाए गए थे। और इसके अलावा भी सारे रोग जैसे नेत्र रोग है, पथरी किडनी के लिए है, चर्म रोग, हृदय रोग, ज्वर रोग, लीवर, यकृत के लिए, अस्थमा, फिर उसके अलावा पैरालिसिस के लिए भी है। फिर जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के रिलेटेड रोग है जैसे बंध्यत्व निवारक, क्लव्यता निवारक, गर्भ पुष्टि जैसे प्रेग्नेंट वुमन के लिए दी जाती है तो प्रेग्नेंट वुमन की गर्भ की पुष्टि हो उसके लिए औषधियाँ क्या है। तो ये सारी चीज़ें अपने यहाँ पे उपलब्ध है और पेशेंट्स को दी जा रही है। वातावरण शुद्धि के लिए भी उपलब्ध है जिससे घर का वायु वातावरण शुद्ध हो। तो ये सारी औषधीय हवन सामग्री है। तो ये अपना सा थोड़ा सा इतिहास है और अब हम देखना चाहेंगे कि यज्ञ चिकित्सा कहते किसको है, ये चिकित्सा है क्या। तो जैसा हमने कहा कि ये वैदिक चिकित्सा कालीन पद्धति है। इसमें आप पिक्चर में देख सकते हैं कि उसमें 3 तरह के पिक्चर दिए हुए हैं। उसमें एक है कि जिसमें हम सामान्यतः ऐसा समझ सकते हैं कि यज्ञ चिकित्सा ये है जिसमें रोग विशेष जड़ी बूटियों को यज्ञाग्नि में अर्पित किया जाता है जिससे यज्ञ धूम्र उत्पन्न होता है और इस यज्ञ धूम्र को के अंदर औषधीय घटक होते हैं जिसको श्वास के द्वारा शरीर में ग्रहण करने पर हमें चिकित्सकीय थेराप्यूटिक लाभ होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि औषधि के धूम्र से जो हमें लाभ होता है उससे चिकित्सकीय लाभ होता है। तो ये यज्ञ चिकित्सा का एक मोटा सा हिस्सा है। लेकिन यज्ञ चिकित्सा सिर्फ इतने तक सीमित नहीं है। यज्ञ चिकित्सा में आता है मंत्र और अग्नि का भी प्रयोग होता है जिसमें यज्ञ में हम लोग जो साधक स्तर जो होता है व्यक्ति का जो सात्विक जीवन होता है उससे मंत्र में प्राण आता है, अग्नि के अंदर प्राण आता है और उससे जो यज्ञ ऊर्जा उत्पन्न होती है उससे व्यक्ति के मस्तिष्क के अंदर और व्यक्ति के भावना के अंदर सकारात्मकता आती है और उसके द्वारा एक ऐसा प्रवाह हार्मोनल चेंजेस शरीर में होते हैं उससे चिकित्सकीय लाभ होता है। तो यज्ञ चिकित्सा एक ऐसी सर्वांगपूर्ण चिकित्सा है, उसमें हम शरीर, मन और भावना तीनों के लेवल पे चिकित्सा होती है। और इस चिकित्सा को अब हम लोग आगे देखेंगे कि इसमें कार्य कैसे होता है। ये मन, शरीर, मन, भावना, विचार, शरीर, ये सारे तल पे ये कार्य कैसे करती है। तो हम लोग अब उसको इसके मैकेनिज्म को देखते हैं। तो हमें सबसे पहले देखना होगा कि रोग के मुख्यतः कारण क्या है। तो रोग 2 तरह से होता है, एक बाह्य कारणों से और एक भीतरी कारणों से। जो बाह्य कारणों से होता है उसमें हमें पता है कि उसमें प्रदूषित हवा, प्रदूषित पानी, प्रदूषित अन्न और जैसे प्रदूषित हवा में रेडिएशन, केमिकल्स, प्लास्टिक, ये सब चीज़ें हमें मिलती है। इससे हमारे शरीर में रोग के लिए फिजियोलॉजिकल मेटाबॉलिक चेंजेस होते हैं, उससे रोग उत्पन्न होता है। और जो दूसरा जो प्रदूषण होता है वो भीतरी प्रदूषण होता है। भीतरी प्रदूषण में ये होता है कि हमारे विकृत विचार और विकृत भावना, ये दोनों व्यक्तिगत लेवल पे और सामूहिक लेवल पे जब इकट्ठा हो जाते हैं तब उससे रोग उत्पन्न होता है। और अब हम जैसा समझ सकते हैं कि विकृत विचार और विकृत भावना से क्या होता है कि हमारे मस्तिष्क का जो ऑरा होता है जिसको बायो इलेक्ट्रिक एनर्जी बोलते हैं,
बेसिकली हमारे मस्तिष्क के जो हाइपोथैलेमस एक्सिस है, HP एक्सिस है, उसके ऊपर ये अपने नकारात्मकता का प्रभाव पड़ता है और उसके द्वारा उसके अंदर हार्मोनल चेंजेस होते हैं और वो नकारात्मक हार्मोन जैसे स्ट्रेस, पीस सब्सटेंस और ऐसे नकारात्मक हार्मोन्स रिलीज होते हैं। उसके द्वारा शरीर के अंदर इम्यून सिस्टम पे और शरीर के दूसरे अंग और कोश पे सीधा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और उससे रोग उत्पन्न होता है। और ये कैंसर जैसे होते हैं, जैसे कि फीमेल कैंसर होते हैं, ब्रेस्ट कैंसर होता है, ओवेरियन कैंसर होता है, यूटेरस कैंसर होता है, उस सब में आज वैज्ञानिक अच्छी तरह से मानते हैं कि नेगेटिव पर्सनालिटी या उसको सप्रेस इमोशंस के द्वारा, इनके द्वारा पेशेंट्स के अंदर ये रोगों के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अब हम ये जानते हैं कि व्यक्ति को शरीर, विचार और भावना इन तीनों पे असर कर सके ऐसी कौन सी चिकित्सा पद्धति है। तो ऐसी चिकित्सा पद्धति अपने पास ऋषियों ने दी हुई है और वो यज्ञ चिकित्सा है। यज्ञ चिकित्सा के अंदर शरीर पे हुए प्रभाव को चेंज करने के लिए सूक्ष्मीकृत औषधियाँ होती है। जो यज्ञ के अंदर जब हम लोग अग्नि के अंदर जब औषधियाँ डालते हैं तो उसमें जो धूम्र उत्पन्न होता है वो सूक्ष्म होता है और उससे चिकित्सा होती है। दूसरा, मंत्र की शक्ति के द्वारा होती है, यज्ञ की ऊर्जा के द्वारा होती है और उससे हमारे विकृत विचार और विकृत भावना से जो गड़बड़ियाँ उत्पन्न हुई है उस पर उसका सीधा प्रभाव पड़ता है और ये दोनों, उससे फिर सकारात्मक हार्मोन उत्पन्न होता है। तो ये दोनों को मिलाते हुए, सूक्ष्मीकृत औषधि एवं मंत्र शक्ति यज्ञ ऊर्जा को मिलाते हुए जो फायदा होता है उससे रोग निवारण होता है। और इस चीज को हम लोग डिटेल में अभी देखेंगे। इसको समझने के लिए हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि शरीर यज्ञ के अंदर 5 पहलू है जिसको लेते हुए हम इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। एक है औषधि, दूसरा है मंत्र, तीसरा है अग्नि, चौथा है सूर्य की शक्ति और जो 5वां है वो मंत्र के साथ और यज्ञकर्ता के साथ जुड़ा हुआ है, जिसको हम कहते हैं कि साधक का व्यक्तित्व। तो साधक का व्यक्तित्व बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और उससे ही मंत्र में शक्ति आती है। अग्नि के अंदर जो दिव्यता आनी है वो उससे पूरा रिलेटेड है। तो वो तो गुथी हुई चीज है। तो हम ये बाकी के जो 4 बिंदु है उसको हम लोग आज के मॉडर्न विज्ञान के अनुसार देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले सूक्ष्मीकृत औषधि। तो यज्ञ के अंदर जब हम लोग औषधि डालते हैं उसमें से जो औषधीय घटक होते हैं, जैसे फाइटो वॉलेटाइल ऑयल होते हैं, फाइटो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उससे में चिकित्सकीय लाभ होता है। और इसमें हम 4 तरह की औषधि उपयोग करते हैं यज्ञ के अंदर। जैसे रोग और कीटाणुओं का नाश करे, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाए, दूसरी है। तीसरी, मेटाबॉलिक चेंजेस करे, जैसे रोग निवारण हो, रोग का शमन करे। और चौथी है जो हमारा बलवर्धन करे, हमारे अंदर स्ट्रेंथ बढ़ाए। तो इससे चारों तरफ की औषधियाँ जो उपयोग होती है उससे हमें स्वास्थ्य लाभ होता है। और उसके बाद जो है कि सूक्ष्मीकृत औषधि की जो सामर्थ्य है वो बढ़ जाती है, क्योंकि हम लोग उसको नासिका के द्वारा उसका सेवन करते हैं। जब हम लोग काढ़े से औषधि का सेवन करते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारे यकृत द्वारा बहुत सारे तत्व पचा लिए जाते हैं और उसके मूल स्वरूप में रक्त तक नहीं पहुंचते। जबकि यज्ञ धूम्र में औषधि जो वायुभूत होती है और वो इतनी सूक्ष्म होती है, ये आसानी से रक्त में प्रवेश कर जाती है। दूसरा, काढ़ा बनाते हैं तो सारे तत्व उसके अंदर घुलते नहीं है, सिर्फ पानी में घुलने वाले तत्व उसमें घुल जाते हैं। और जबकि हम लोग औषधि को जब अग्नि में समर्पित करते हैं तो उसमें सारे तत्व घुल जाते हैं। जो तीसरा बिंदु है कि काढ़ा जो होता है वो सामान्य रूप में हम लोग औषधीय तत्व जो काढ़े के द्वारा हम नहीं ले सकते। जो पेशेंट जो होता है जब वो उसको रोगी होता है तो काढ़े के रूप में बहुत शरीर के द्वारा उसकी क्षमता कम हो जाती है, वो नहीं ले पाता है। जबकि यज्ञ की औषधियाँ जो होती है, धूम्र होती है, वो आसानी से शरीर के अंदर चली जाती है। और रोग में भी जब पेशेंट को औषधि के साथ साथ स्ट्रेंथ के लिए ऐसे पौष्टिक पदार्थ चाहिए, वो भी उसके अंदर चले जाते हैं। तो 2 फायदे हो जाते हैं, रोग निवारण एवं बलवर्धन। ये यज्ञ की सूक्ष्मीकृत औषधि में हमें ये 2 फायदे हो जाते हैं। अब सूक्ष्मीकृत औषधि का एक फायदा ये होता है, क्योंकि यज्ञ में हम लोग जो उपयोग करते हैं औषधि, वो उसके साथ
यज्ञ के मंत्र की और जो अग्नि के द्वारा जो साधक की पात्रता के द्वारा जो ऊर्जा होती है वो औषधि के साथ घुल जाती है और वो आसानी से ऊर्जा युक्त कण होते हैं वो आसानी से मस्तिष्क में प्रवेश कर जाते हैं, जो ब्लड ब्रेन बैरियर है उसको क्रॉस करके आसानी से प्रवेश कर जाते हैं। और जो हम लोग घी उपयोग करते हैं उसका भी एक फायदा होता है, क्योंकि घी लिपिड होता है और लिपिड अग्नि के अंदर जब औषधि के साथ घी का उपयोग करते हैं तो वो सूक्ष्मीकृत जो पदार्थ होते हैं औषधि के, वो उसके साथ घी का लिपिड मिलके नैनो पार्टिकल जैसा बन जाता है और वो आसानी से शरीर के द्वारा पहुंच जाता है, क्योंकि लिपिड जो होता है वो आसानी से रक्त में प्रवेश कर जाता है। तो ये यज्ञ में उपयोग होने वाली औषधि की सामर्थ्य है। उसके अलावा हमारे यहाँ पे एक स्टडी भी हुई है देव संस्कृति विश्वविद्यालय में, उसमें यह पाया गया है कि औषधीय धूम्र की जो सामर्थ्य होती है वो इंजेक्शन से भी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे आपको 3 तरह के वो ग्राफ दिख रहे हैं, स्लोप दिख रहा है। उसमें जो सबसे नीचे है वो ओरल है, उसके बाद का है जो आईवी है और जो उसके बाद का है वो लंग्स के द्वारा पल्मोनरी इनहेलेशन का है। इससे ये होता है कि औषधीय जो धूम्र होती है उससे शरीर में ज़्यादा प्रमाण में तत्व पाए जाते हैं कंपेयर टू काढ़े से ली गई औषधि के द्वारा। तो ये यज्ञ की औषधि जो हम उपयोग करते हैं उसके औषधि धूम्र की सामर्थ्य है। अब जो दूसरा जो फायदा है यज्ञ से होता है वो हमें उसमें जो मंत्र उपयोग करते हैं उससे फायदा होता है। यज्ञ के अंदर हम लोग जो मंत्र उपयोग करते हैं वो एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊर्जा के 3 तरह के स्वरूप होते हैं, शब्द, ताप और प्रकाश। और मंत्र विज्ञान और यज्ञ विज्ञान एक दूसरे से बहुत ही गुथे हुए हैं। मंत्र का शरीर पे प्रभाव, उसके हार्मोन्स पे प्रभाव इत्यादि चीज़ें हम सब लोग जानते हैं कि उससे शरीर के अंदर प्रभाव की सामर्थ्य मंत्र शक्ति की कितनी है। जब यज्ञ में मंत्र शक्ति का प्रयोग होता है तो वो 4 तरह से हमें फायदा प्रदान करता है। एक तो मंत्र से हमारे अंदर ज्ञान का आवरण उत्पन्न होता है, मंत्र से जो प्राण का वहन होता है, यह शास्त्रों में लिखी हुई चीज़ है। और मंत्र के साथ उसमें प्राण का वहन होता है, जो व्यक्ति बीमार होता है तो प्राण की कमी होती है तो प्राण को भी बढ़ावा देता है। और जो मंत्र की सामर्थ्य है वो उसको एम्पलीफाई करता है, बाहुलीकरण करता है। और जो मंत्र का जो चौथा फायदा है वो होता है कि पदार्थ को प्रभावित करता है, उसके अंदर की कारण शक्ति को जगाता है। तो ये हम जानते हैं कि मंत्र के जो साउंड होते हैं, जो उसकी वेव होती है, तरंगे होती है, वो पदार्थ के अंदर वो उत्पन्न करती है, उसके अंदर ऐसे वाइब्रेशंस उत्पन्न करती है, उसकी कारण शक्ति को जगाती है। अब इसको हम लोग और डिटेल में इस तरह से समझ सकते हैं कि जो यज्ञाग्नि है, जो ताप शक्ति है और प्रकाश है, उससे जो यज्ञ अग्नि उत्पन्न होती है वो मंत्र शक्ति, जिसमें हम लोग उच्चारण से हम लोग मंत्र बोलते हैं जो हम सुन सकते हैं, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक ऐसी श्रवणातीत ध्वनि तरंगी उत्पन्न होती है। वो सूक्ष्म जगत में भी प्रभाव डालती है, जिससे हम लोग अब को रिलेट कर पाते हैं। शास्त्रों में चीज़ें लिखी हुई होती है कि उससे हम लोग प्रकृति पे भी कंट्रोल कर पाते हैं, भूकंप इत्यादि पे कर पाते हैं। तो वो एक अलग विधान हुआ करते थे, पर वो सूक्ष्म जगत पे प्रभाव पड़ता है और वातावरण को भी शुद्ध करता है। जो तीसरा प्रभाव है, जो हम लोग आज के प्रेजेंटेशन में हमारे लिए फोकस वाली चीज़ है कि शरीर के ऊपर उसका कैसे प्रभाव पड़ता है। तो जैसा हमने कहा कि मंत्र की तरंगे जो है वो मस्तिष्क पे उसके ऊपर ऐसा प्रभाव उत्पन्न करते हैं कि जिससे हमारे नाड़ी संस्थान में, नर्वस सिस्टम में, हाइपोथैलेमस पे उसका प्रभाव पड़ता है और वो सकारात्मक हार्मोन उत्पन्न करता है और उससे हमारे मानसिक एवं शारीरिक दोनों तरह के रोगों का शमन होता है। तो अब हम लोग देखेंगे तीसरा बिंदु। हमने औषधि के बारे में बात की, हमने मंत्र के बारे में बात की, अब हम देखते हैं कि अग्नि हमें चिकित्सकीय लाभ कैसे प्रदान करता है। तो ये एक बिंदु जानने लायक है कि अग्नि जो होता है वो हमारी रेटिना पे सीधा प्रभाव करता है। अग्नि के समीप बैठते तो आँख में उसका जो तेज जाता है उससे हमारी रेटिना, जो ब्रेन का टिश्यू है, उसमें एक प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, जिससे व्यक्ति अपने नेगेटिव विचार मंडल से बाहर आने में उसको मदद मिलती है। तो अग्नि के समीप बैठने का एक सबसे पहला फायदा है। नकारात्मक मंडल पेशेंट का टूटता है। दूसरा फायदा होता है कि अग्नि के समीप बैठता है तो रक्त का प्रवाह तेज होता है, पसीना आता है और उससे विजातीय द्रव्य दूर होते हैं। हमारे शरीर के अंदर जो कचरा आ गया है, जो हम लोग पॉल्यूटेड चीज़ें जो हम लोग हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है, वो दूर होती है। तीसरा फायदा होता है अग्नि का कि जो औषधि के अंदर ऊर्जा देती है, औषधि को सूक्ष्मीकृत करती है
तो औषधि, मंत्र और अग्नि, ये तीनों मिला के एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन उत्पन्न करता है जिससे चिकित्सकीय लाभ होता है। आध्यात्मिक प्रयोजन भी इसके है। अग्नि जो होता है वे ऋग्वेद में सबसे पहले जो मंत्र दिया हुआ है वेदों का, वो अग्नि की ही स्तुति का है। अग्नि भगवान का मुख कहा जाता है और अग्नि के द्वारा हम लोग यज्ञ के जो आध्यात्मिक प्रयोजन है, जिसमें हम लोग हमारे अंदर भावनात्मक जुड़ी हुई ग्रंथियों को हम दूर कर सकते हैं। अग्नि व्यक्ति और सूक्ष्म जगत के बीच की एक कड़ी है। तो यज्ञाग्नि प्रकृति के अंतराल में कार्यरत नाना प्रकार की सूक्ष्म दिव्य शक्तियों का पोषण करती है। यज्ञाग्नि अर्पित पदार्थ, भावना और प्रार्थना आदि को स्थूल जगत से सूक्ष्म जगत तक ले जाती है। तो ये अग्नि के आध्यात्मिक लाभ है। अब हम जो चौथा बिंदु है जिस पे हम चर्चा करना चाहते हैं कि सूर्य का विज्ञान। यज्ञ के साथ सूर्य का विज्ञान जुड़ा हुआ है और सूर्य यज्ञ हम लोग सुबह और शाम को करते हैं। यज्ञ के अंदर हम लोग गायत्री मंत्र का प्रयोग करते हैं। उसमें हम सूर्य अर्घ ध्यान का अंत में विधान है। गायत्री मंत्र सूर्य का मंत्र है। तो यज्ञ के साथ सूर्य का विज्ञान बहुत ही गहराई से गुंथा हुआ है। जैसे कि हम लोग अथर्ववेद में एक बात दी हुई है कि हे सूर्य, हवि के साथ मिलकर तू इस रोगी को शीर पीड़ा से मुक्त कर, जो इसे खांसी ने सताया हुआ है, इससे इसे छुड़ा। तो इस श्लोक में एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें हम लोग ये करते हैं कि सूर्य देव की शक्ति हवि यानी हम जो यज्ञ में अर्पित करते हैं उसके साथ मिलके पेशेंट के सर के अंदर जो पीड़ा है, उसके मस्तिष्क में जो पीड़ा है, उससे उसको दूर करें। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि यहाँ पे हमें शास्त्रोक्त ये सपोर्ट मिलता है कि सूर्य की शक्ति हम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो अग्नि औषधि के साथ मिलके पेशेंट को ठीक करती है, उसकी ऊर्जा पेशेंट को ठीक करती है। और ये चीज़ भारतीय विज्ञान में ऋषियों ने जाना था और इसीलिए हमारा यज्ञ का समय सुबह और शाम का है। कर्मकांड में भी सूर्य के मंत्र आ जाते हैं, गायत्री मंत्र आते हैं, सूर्य के कनेक्शन की बात आती है और सूर्य की ऊर्जा को यज्ञ की ऊर्जा के द्वारा हम लोग अभिष्ट प्रयोजन में करते हैं, जिससे चिकित्सकीय लाभ होता है। इसको थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग देखते हैं कि सुबह और शाम जब हम यज्ञ करते हैं तो हमारी सूर्य शक्ति के साथ तादात्म्य होता है। हमारी जैविक घड़ी सुनियोजित रूप से संचालित होती है। मनुष्य की जैविक घड़ी शरीर में हार्मोन, निद्रा, जैविक क्रिया आदि को प्रभावित करती है और इसका नियोजन सूर्य से संबंधित है। हम जानते हैं कि हमारे अंदर शाम को जो मेलाटोनिन रिलीज होता है वही जब बढ़ने लगता है 9 बजे तक, 4 बजे से रिलीज होना शुरू होता है, 9 बजे तक पीक पे जाता है, उससे हमारे अंदर निंद्रा आती है और इंसान सो पाता है और सुबह उसका प्रमाण कम होना शुरू होता है। तो वो हमारी पीनियल पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ जुड़ा हुआ है, जो हमारे मस्तिष्क में भ्रुकुटी के पीछे पीनियल ग्लैंड है, उसके नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड है। ये दोनों का संचालन बाहर सूर्य के साथ इसका तादात्म्य होता है। इसको बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं और बायोलॉजिकल क्लॉक के द्वारा हमारे बायोलॉजिकल क्लॉक न बल्कि निंद्रा के रिलेटेड हार्मोन्स को भी कंट्रोल करती है, लेकिन वो पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करती है, जहाँ से सारे हार्मोन्स कंट्रोल में आते हैं। मतलब कि यह है कि सूर्य के साथ जो तादात्म्य है उससे हम लोग हमारे शरीर में पूरा कंट्रोलिंग चलता है और साथ साथ में यही हार्मोन बायोलॉजिकल क्लॉक के द्वारा हमारे जो कोश होते हैं उसके अंदर भी ये प्रभाव डालते हैं और उसके अंदर जो प्रोटीन बनते हैं 24 घंटे में कुछ प्रोटीन बनते हैं, कुछ प्रोटीन नष्ट होते हैं। ये सारे के सारी सर्केडियन साइकिल से जुड़े हुए प्रक्रियाएं हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सूर्य हमारे साथ एक ऐसा इम्पोर्टेंट पहलू है मनुष्य जीवन के साथ, जो हमारे विचार और भावना के साथ साथ शरीर को तीनों को अच्छे से ये कंट्रोल करता है और इसीलिए यज्ञ के द्वारा हम सूर्य ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। तीसरा जो बिंदु है सूर्य चिकित्सा का वो ये है कि उसमें हमारा जो प्राण तत्व होता है रोग में, सबसे रोग होने में एक फिलोसॉफी ये है, चिकित्सा की जो मान्यता ये है कि उसमें प्राण तत्व की कमी हो जाती है, इसलिए इंसान को रोग होता है और सूर्य सारे प्राण का स्रोत है। तो सूर्य से कनेक्शन यज्ञ के द्वारा जब हमारा होता है तब हमारे अंदर प्राण चिकित्सा भी हो जाती है। इस पे एक बहुत ही अच्छा अनुसंधान हुआ है, एस्ट्रोबायोलॉजी एक जर्नल है, उसमें 21 साल तक हुआ एक अनुसंधान है, उसका ये इसमें डिटेल दिया हुआ है
कि हर 10-11 साल में सूर्य अति सक्रिय होता है और तब उसका प्रभाव पृथ्वी पर मनुष्य समुदाय के चिंतन पर एवं रोग महामारी बीमारियों के रूप में होता है। और इसको हम लोग सूर्य कलंक के रूप में भी जानते हैं। और इस पे परम पूज्य गुरुदेव ने एक वांग्मय लिखा है, 15वां नंबर का वांग्मय है सावित्री कुंडली एवं तंत्र। उसके तीसरा जो चैप्टर है उसमें सूर्य कलंक के बारे में बहुत विस्तार से दिया हुआ है। और उसमें दिया हुआ है कि सूर्य कलंक कैसे मनुष्य जीवन पृथ्वी के ऊपर की सारी गतिविधियों को कैसे कंट्रोल करता है। तो पृथ्वी सूर्य से ही निकली हुई है एक साइंस की थियोरी के हिसाब से। तो हम लोग सूर्य से पूरी तरह से गुथे हुए हैं। तो इस अध्ययन में ये चीज पाई गई थी कि 21 साल के दौरान जो रोग में जो सामूहिक मास लेवल पे जो रोग में परिवर्तन होता है, कैंसर से लेके जो और फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, वो सारे के सारे सूर्य की सक्रियता से जुड़े हुए हैं। तो ये विज्ञान हमारे ऋषि जानते थे और सूर्य से तादात्म्य होना कितना जरूरी है वो जानते हैं। तो यज्ञ चिकित्सा में ये सूर्य विज्ञान का भी पूर्ण तरह से समावेश है। तो ये जो 4 बिंदु है हमारे, औषधि, मंत्र, अग्नि, सूर्य विज्ञान और पात्रता, व्यक्ति के साधना का सात्विक लेवल, ये 5 चीजें मिलाते हुए एक ऐसा चिकित्सकीय लाभ हमें प्रदान करते हैं जिससे पेशेंट को फायदा होता है। अब हम आगे देखना चाहेंगे कि अगर ये यज्ञ चिकित्सा का इतना डिटेल मैकेनिज्म है, ऐसे इतना सूक्ष्म से लेकर स्थूल तक ये प्रभाव करती है, तो क्या इसके अनुसंधान से हुए प्रमाण क्या है अपने पास। तो अब हम वो प्रमाण की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग प्रमाण में हम 3 तरह की चर्चा करेंगे, एक मानसिक स्वास्थ्य के लिए, फिर अलग अलग जो शारीरिक रोग होते हैं उसके लिए, और उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि पर्यावरण पे, वायुमंडल पे इसका क्या प्रभाव है। मानसिक स्तर पे हमें देखना है कि तनाव, मिर्गी, आत्महीनता एवं असुरक्षा, चिंता एवं अवसाद, मनोग्रसित बाध्यता, ये सारे बिंदुओं पे भी हमारे पास प्रमाण उपलब्ध है। एक स्टडी हुई है देव संस्कृत विश्वविद्यालय में जिसमें 12 बच्चों को लेते हुए एक बहुत ही बढ़िया उनका यज्ञ के दौरान क्या अंदर बदलाव आता है वो मेजर किया गया है। इसमें क्या किया गया है कि 12 बच्चों को लिया गया है और हर बच्चे को एक दिन पे उसका मेजरमेंट लिया गया है। उसमें बच्चे को यज्ञ में बिठाया जाता है और उसके अंदर शरीर में जो गैल्वेनिक स्किन रिस्पॉन्स होता है, जो चमड़ी के माध्यम से अंदर के मस्तिष्क से अंदर से निकलने वाला जो प्रवाह है, करंट है, वो स्किन की ग्लैंड जो होती है, स्वेट ग्लैंड होती है, उसमें जो करंट चेंज होता है उससे मेजरमेंट उसका किया गया था। जो भावनात्मक प्रवाह है वो सीधा का सीधा, जब इंसान बहुत स्ट्रेस में होता है तो ये करंट ऊपर जाता है, जब इंसान रिलैक्स होता है तो ये करंट नीचे जाता है। और इस करंट को मेजर किया गया था कब से कब तक, जैसे ही हम लोग गुरु वंदना से शुरू करते हैं और विसर्जन के बीच में उस विसर्जन तक मेजर किया। तो जो मुख्य बात पाई गई कि ये जब प्रवाह हम मेजर करते हैं तो शुरू में ये बहुत ही हाई रहता है यज्ञ शुरू करने से पहले, क्योंकि हर इंसान थोड़ा सा तो तनाव में होता ही है। और उसके बाद जब देवाहन वगैरह प्रक्रिया करते हैं जिसमें व्यक्ति के अंदर इन्वॉल्वमेंट उसका ज़्यादा होता है तो उसमें ये थोड़ा ऊपर जाता है। और जब गायत्री मंत्रावती शुरू करते हैं अग्नि स्थापना के बाद तो ये सीधा इसमें ड्रॉप आउट होता है और ये करंट नीचे जाता है और अंत में एकदम नीचे रहता है। तो ये यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे M1 से M3 है। यहाँ पे हम लोगों ने उसको डिवाइड किया है कि सारे रिचुअल को, कि पहले षटकर्म है, उसके बाद फिर देवावाहन है, अग्नि स्थापना है, उसके बाद गायत्री मंत्रावती है, और ऐसे करते हुए ये उसको पूरे फेज में बांटा गया है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये रॉ डेटा है। तो इसको जब 12 बच्चों का एवरेज निकाला गया तब हमें यह पाया गया कि यहाँ पे जो तनाव का जो स्तर है, जो शुरू में M1 से लेके M11 तक गुरु ईश वंदना से लेते हुए अग्नि स्थापना तक, उसका प्रमाण, उसका जो लेवल है, और गायत्री मंत्राहुति यहाँ पे M15 है, गायत्री मंत्राहुति M15 से लेके M29 विसर्जन तक। तो जो गायत्री मंत्राहुति के बाद वाला जो उसका लेवल है वो गुरु ईश वंदना से लेते हुए गायत्री मंत्राहुति तक के लेवल से सांख्यिकीय दृष्टि से बहुत ही कम पाया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमने यज्ञ शुरू किया था और जब हमने अंत किया
तो शुरू के प्रमाण में अंत में हमारे अंदर माइक्रो के लेवल पे तनाव में कमी आई है, और यही कमी हम लोग 20-30 मिनट के यज्ञ में हमारे अंदर आ जाती है कि तनाव का स्तर कम हो जाता है। जब इंसान हर रोज यज्ञ करने लगेगा तो उसके तनाव के स्तर में कमी पाई जाएगी। इसके अलावा और अध्ययन देव संस्कृति विश्वविद्यालय में हुए हैं जो पब्लिश भी हुए हैं, इसमें पाया गया है कि तनाव का स्तर अलग अलग पेशेंट में 30 दिन में करने के बाद उनमें कैसे कमी आती है। अब हम देखते हैं मिर्गी के रोग में। मिर्गी के रोग में यह पाया जाता है कि ये स्लाइड में आप देख पाएंगे कि यज्ञ चिकित्सा एक पेशेंट का डेटा है जिसको 3 साल से 2012 से लेकर 2015 तक 3 साल से एलोपैथी दवाई लेने के बावजूद उनको सालाना 8 एपिसोड से अंदाजे से 8 एपिसोड आते थे, और जब 8 से 10 बार एपिसोड आते थे, और जो यज्ञ चिकित्सा के बाद पूर्णतः बंद हो गए। जब उन्होंने 2015 में शुरू किया यज्ञ चिकित्सा तो उनके ये एपिसोड्स पूर्णतः बंद हो गए, और जो पहली बार जो एपिसोड जो आए थे वो भी दिन में नहीं आए थे, रात में 2-3 बार पहले 6 महीने में ही आए थे, और उसके बाद उनको एक भी एपिसोड नहीं आया था। तो एपिलेप्सी में यज्ञ चिकित्सा का बहुत ही प्रभाव है। इस पे एक और पेपर पब्लिश हुआ है, और जो हमें फीडबैक मिलती है पेशेंट की उस हिसाब से एपिलेप्सी में पेशेंट पे मिर्गी के रोगों में यज्ञ चिकित्सा का बहुत ही सकारात्मक प्रभाव है। इसके अलावा मानसिक अलग अलग रोगों पे भी हम देव संस्कृति विश्वविद्यालय में स्टडी हुई है। उसमें यह पाया जाता है कि एक अध्ययन में यह पाया गया है कि HIV के जो पेशेंट है उसमें आत्महीनता और असुरक्षा की भावना 30 दिन के यज्ञ करने के बाद उसमें कमी पाई गई है, तो जो अभी आगे की स्लाइड में हम आपको दिखाएंगे। और दूसरा, चिंता और अवसाद में भी कमी पाई गई है। एक दूसरे स्टडी में ये पाया गया है कि भावनात्मक स्थिरता बढ़ती है यज्ञ से। तो ये जो रोग जो है, जो मन रोग है, जो भावनात्मक विकृतियों के कारण होते हैं, इन सब में यज्ञ चिकित्सा से फायदा होगा, क्योंकि उसमें यज्ञ करने से, नॉर्मल यज्ञ करने से ये सब चीज़ों में कमी पाई जाती है। यज्ञ का जो कर्मकांड है, यज्ञ की जो विधि विधान है, इन सब का बहुत ही साइंटिफिक इम्पोर्टेंस है। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि जो पेशेंट थे, एक ग्रुप था जो कंट्रोल ग्रुप था और एक ग्रुप था जो यज्ञ कर रहा था। तो कंट्रोल ग्रुप में यज्ञ करने से पहले, मतलब कि कंट्रोल ग्रुप में 40 दिन जो उन्होंने स्टडी किया, 30 दिन 40 दिन, उसमें पहले दिन और लास्ट के दिन में कोई मीन में कोई डिफरेंस नहीं था, जो 74 से 70 तक ही आया, जबकि यज्ञ वाले ग्रुप में 77 से 60 तक आया। और ये उन्होंने असुरक्षा की भावना को महसूस किया, जो सांख्यिकीय दृष्टि से बहुत ही सिग्निफिकेंट है। और इसी तरह से इनसिक्योरिटी का फीलिंग आया, उसके अंदर भी जो असुरक्षा की भावना है उसमें कंट्रोल ग्रुप में 72 से 70 तक ही गई 40 दिन के दौरान, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं आया, जबकि यज्ञ वाले ग्रुप में 72 से 54 तक हो गया, जो सांख्यिकीय दृष्टि से सिग्निफिकेंट था। तो इससे हमें यह पता चलता है कि पेशेंट जो HIV का पेशेंट है, पर अगर ये नॉर्मल यज्ञ भी कर रहा है तो उसके अंदर जो दूसरी जो प्रॉब्लम है मन की और भावना की, वो सब में उसको फायदा होता है। इसके अलावा एक स्टडी और भी पब्लिश हुई है जिसमें OCD, मनोग्रसित बाध्यता या PCOD जैसे रोगों में भी कमी पाई गई है। इसको हम लोग इस तरह से देख सकते हैं कि जो पेशेंट था PCOD का, उसको यज्ञ करने से पहले सोने में दिक्कत आती थी, जो 75% डिक्रीज हो गई। उसको हाइपरटेंशन और वॉमिटिंग की कंप्लेंट थी, जो यज्ञ चिकित्सा के बाद नॉर्मल हो गई जब फॉलोअप लिया गया तब। उसके अंदर भूख नहीं लगने की कमी थी, वो भी 75% में कमी आ गई। उसके अंदर जो वीकनेस थी वो भी 75% सॉल्व हो गई। स्ट्रेस था वो भी 50% उसको उसमें रिजल्ट उसमें कमी आई। डिप्रेशन में भी 25% की कमी आई, और उसमें जो मेंसेस थे वो भी उसके नॉर्मल हो गए। तो ये कहने का उद्देश्य है कि मानसिक रोगों में यज्ञ चिकित्सा का बहुत ही गजब का प्रभाव है। अब हम देखना चाहेंगे कि यज्ञ चिकित्सा से हाइपोथायराइड, वात रोग, मधुमेह, क्षय, कैंसर, ये सारे रोगों में क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हाइपोथायराइड। यहाँ पे हम सिर्फ हाइपोथायराइड की बात कर रहे हैं, लेकिन हाइपोथायराइड, हाइपरथायराइड, दोनों में हमारे पास जो औषधि हवन सामग्री है उससे दोनों में फायदा होता है, क्योंकि वो हार्मोन्स को बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे एक केस स्टडी आपको दिखाया जा रहा है, उसमें यह है कि हाइपोथायराइड का एक पेशेंट था जो 3 साल से पीड़ित था, और उसने सिर्फ 3 महीने के लिए
यज्ञ चिकित्सा ली थी, तो जो एक करके जो बिंदु है जिसमें जो लेवल दिख रहा है वो 3 से ऊपर है, वो हाइपोथायरॉइड का वो हाइपोथायरॉइडिज्म का जो रिस्पॉन्सिबल जो हार्मोन रहता है TSH, वो उसमें उसका नॉर्मल लेवल 3 होता है, उससे ज़्यादा है। और वो उन्होंने 2015 में, 2016 में, 2017 में जब भी मेजर किया तब उनका नॉर्मल लेवल से बहुत ही ज़्यादा पाया गया। और जब उन्होंने 3 महीना यज्ञ किया नवंबर 2017 से फरवरी 2018, तब उनका जो लेवल था वो एकदम नॉर्मल लेवल उसके 3 महीने बाद जब मेजर किया तो आ गया। तो ये तो TSH का लेवल तो उनका नॉर्मल हो गया। और बाकी जो उनके साथ एक और भी कंप्लेन थी, अन्य शिकायत थी, जो B12 का लेवल था वो इंजेक्शन और टैबलेट लेने के बावजूद भी वो नॉर्मल रेंज से बहुत ही नीचे था। वो नॉर्मल रेंज जो 200-300 रहती थी वो नीचे की तरफ था। और जब वो उन्होंने 3 महीने यज्ञ चिकित्सा ली तो उस दौरान, यज्ञ चिकित्सा के दौरान उनको B12 का इंजेक्शन नहीं लेना पड़ा उस समर में, और उनका लेवल भी बहुत ही अप आ गया। इसके अलावा उसकी थकान, कमजोरी, नींद की समस्या इत्यादि में भी बहुत ही उसको फायदा हुआ। ऐसे थायराइड के हमारे पास और भी पेशेंट्स हैं। कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं उनके पास जिन्होंने यज्ञ चिकित्सा ली थायराइड की और उन्होंने एलोपैथी भी कंटिन्यू रखी, तो डॉक्टर ने ही उनका डोज कम करा दिया क्योंकि उनका लेवल बहुत ही नॉर्मल की तरफ बढ़ रहा था। इस तरह से और कुछ पेशेंट्स ऐसे भी थे जिन्होंने यज्ञ चिकित्सा लेने के बाद एलोपैथी भी छोड़ दी और उन्होंने यज्ञ चिकित्सा भी छोड़ दी, तो उनका लेवल फिर से अबनॉर्मल हो गया। तो मूल कहने का भाव यह है कि इससे फायदा होता है, लेकिन डॉक्टर की सलाह के अनुसार मॉनिटरिंग करने के बाद ही एलोपैथी दवाई को डोज कम करना पड़ता है। पर मूल बात यह है कि 40 दिन के अंदर ही क्रॉनिक डिसीज थायराइड जैसे में भी यज्ञ चिकित्सा बहुत ही प्रभावी है। इसके अलावा हम लोग आगे देखते हैं कि वात रोग में भी एक बहुत अच्छी स्टडी देव संस्कृत विश्वविद्यालय में जर्नल जो उसकी निकलती है उसमें पब्लिश हुई है। उसमें यह पाया जाता है कि एक 68 साल के एक पेशेंट थे, उनको राइट नी में ऑस्टियोआर्थराइटिस था और वो 11 महीने से दवाई भी ले रहे थे, जो नॉर्मल एनसेड्स की दवाई आती है वो भी हम ले रहे थे, एलोपैथी दवाई ले रहे थे। इसके बावजूद उनकी प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ी हुई थी, चलने में भी दिक्कत आ रही थी, उनको घुटने मोड़ने में भी दिक्कत आ रही थी, चलने स्टैंड जब बैठ के खड़े हो जाए तभी भी दिक्कत आ रही थी, या खड़े हो तब बैठे तभी भी दिक्कत आ रही थी, और जब पाँव को क्रॉस लेग करके बैठने में भी, नीचे ज़मीन में बैठने में भी दिक्कत आ रही थी। जब उन्होंने यज्ञ चिकित्सा लिया तो उनके ये जो पेन वाला प्रॉब्लम था वो कंप्लीटली दूर हो गया। एलोपैथी के साथ साथ उन्होंने यज्ञ चिकित्सा ली थी और साथ साथ में उनको जो चलने में दिक्कत आ रही थी वो भी दूर हो गई थी। 1 किलोमीटर चल पा रहे थे, उनको और सहारे के बिना वो चल पा रहे थे, घुटने मोड़ के बैठ सकते थे, उनके वेट को भी काफ़ी 2-3 किलो वेट भी बढ़ गया था। ओवरऑल पेशेंट की सारी कंप्लेन में फ़ायदा रिलीफ मिला था और पेशेंट को ये 30-40 दिन की यज्ञ चिकित्सा के द्वारा ही पेशेंट को बहुत ही फ़ायदा हुआ था। इस तरह के और भी पेशेंट्स हैं, ये कुछ स्टडीज़ आपको दिखाए गए हैं। एक अब हम डायबिटीज़ की बात करते हैं। डायबिटीज़ पे एक स्टडी हुई थी, सिर्फ 2 हफ्ते की स्टडी हुई थी और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि डायबिटीज़, थायराइड और इस तरह के क्रॉनिक डिसीज होते हैं जिसमें हमें पूरी ज़िंदगी एलोपैथी खानी पड़ती है, तो क्या यज्ञ चिकित्सा का सही उपयोग कर सके तो उसमें वो सहायक हो सकती है और कुछ हद तक एलोपैथी का डोज कम कर सकती है, या अच्छे केस में अगर बहुत अच्छे से किया जाए तो धीरे धीरे एलोपैथी छोड़ भी सकते हैं। पर ये एक अच्छा सा उदाहरण है कि 2 हफ्ते में, जिसमें हमने 10 पेशेंट ने पार्टिसिपेट किया था, ये देव संस्कृत विश्वविद्यालय के यज्ञ अनुसंधान केंद्र में ये स्टडी हुई थी। उसमें 10 पेशेंट को लिया गया था। उसमें जो 6 पेशेंट थे वो 13 दिन रेगुलर आए थे, सुबह और शाम यज्ञ चिकित्सा ली थी, 26 बार हमने किया था इसको। और उसमें ये पाया गया कि जो रेगुलर थे, जो पहले 6 जो बिंदु है, आप पेशेंट 1 से पेशेंट 6 आप देख सकते हैं स्लाइड में, उसमें जो पहले जो 6 थे जो रेगुलर थे उनका जो लेवल बहुत हाई था, HbA1c का लेवल उनका सच में बहुत हाई था। आप ये सब जानते हैं कि HbA1c जो है वो शुगर का 3 महीने का एवरेज होता है और वो 3 महीने तक उसमें डिक्रीज नहीं होता है आसानी से। तो ये जो एवरेज का जो डेटा है, जो टेस्ट है, उसमें हम जानते हैं कि अगर 7 से 8 के बीच में है तो वो डायबिटीज़ बढ़ा हुआ है,
8 से 9 के बीच में है रीडिंग, तो हम ये कह सकते हैं कि वो बहुत ही मध्यम से आगे बढ़ चुका है। और अगर 9 से ज़्यादा है तो एक्सट्रीम डायबिटीज़ हम मानते हैं। तो हमारे जो पेशेंट थे पहले 6, उनका सबका डायबिटीज़ बहुत बढ़ा हुआ था, HbA1c वैल्यू सबकी 8 से ऊपर थी। और इन पेशेंट में सिर्फ 2 हफ्तों में उन्होंने 1 बार काढ़ा लिया था सुबह, और 2 बार उन्होंने यज्ञ चिकित्सा सुबह और शाम 15 मिनट प्राणायाम के साथ ली थी। तो उनमें 0.4 से लेके 0.2 0.3 तक उनमें कमी पाई जाती है HbA1c वैल्यू में, जो हम जानते हैं कि वो 3 महीने की एवरेज है। और जो वैज्ञानिक बैकग्राउंड वाले हैं वो समझ सकते हैं कि अगर 2 हफ्ते में इतना रीडिंग कम हो सकता है तो ये यज्ञ चिकित्सा अगर लंबे समय के लिए करे तो उससे कितना फायदा हो सकता है। तो ये इतने बिंदु थे। क्षय रोग पे देव संस्कृत विश्वविद्यालय में भी बहुत अच्छी स्टडी हुई है, उसमें क्लिनिकल ट्रायल भी हुआ है। उसमें यह पाया गया है कि यज्ञ चिकित्सा में जब 15 पेशेंट थे जिन्होंने मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्यूलोसिस के पेशेंट थे, वो 15 पेशेंट के अंदर जो भी कंप्लेन थी, किसी के अंदर लो HB था, किसी के अंदर हाई ESR था, किसी के अंदर हाई TWBC था, ये जितने भी उनकी प्रॉब्लम्स थी वो यज्ञ चिकित्सा के बाद या तो असिम्प्टोमेटिक हो गए थे या तो उसमें रिलीफ मिला था। और ये वो पेशेंट थे जिसमें मॉडर्न एलोपैथी में हमारे पास ऑप्शंस बहुत ही कम है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्यूलोसिस के पेशेंट्स थे। और इसी बिंदु को इन विट्रो स्टडी भी किया गया है जिसमें उस पेशेंट का स्पुटम लिया गया, उसका बलगम लिया गया और उस बलगम को लेबोरेटरी में ग्रो किया गया 8 दिन तक। और उस दूसरी प्लेट में उस बलगम पे 40 मिनट के लिए यज्ञ आम की लकड़ी की धूम्र पास की गई, और तीसरे के अंदर यज्ञ धूम्र की जो क्षय रोग की औषधि है उसकी धूम्र यज्ञ की धूम्र 40 मिनट के लिए पास की गई। तीनों को 8 दिन के लिए ग्रो होने दिया गया, और जहां पे यज्ञ चिकित्सा की धूम्र पास की गई वहां पे 75% की कमी पाई जाती है, आम की लकड़ी में 15% की कमी पाई जाती है। ये सिर्फ 40 मिनट की धूम्र के पास करने का परिणाम है। तो ये कहने का उद्देश्य है कि यज्ञ चिकित्सा क्षय रोग पे बहुत ही प्रभावी है। इस पे शास्त्रों में भी बहुत ज़्यादा, वेदों में यज्ञ चिकित्सा के बारे में दिया हुआ है। इस पे भी देव संस्कृत विश्वविद्यालय से एक अच्छा स्टडी पब्लिश हुआ है, और परम पूज्य गुरुदेव के एक आर्टिकल पे आधारित है, वेदों में यज्ञ चिकित्सा। तो ये पूरा का पूरा जो हमारे पास शास्त्रों में लिखा हुआ है उसको वैज्ञानिक ढंग से सपोर्ट करते हुए स्टडीज है। अब हम लोग देखेंगे कैंसर के लिए। आज कैंसर एक बहुत बड़ी समस्या है, और कैंसर के ऊपर यज्ञ चिकित्सा कितनी हद तक प्रभावी हो सकती है और क्या क्या लाभ हो सकते हैं, इसके बारे में बताना चाहेंगे। क्योंकि देव संस्कृत विश्वविद्यालय में आयुर्वेद विभाग में जितने भी पेशेंट औषधि हवन सामग्री लेने आते हैं उसमें से 70% से भी ज़्यादा कैंसर के पेशेंट्स होते हैं, और वो उस हालत में आते हैं जब वो लास्ट स्टेज में होते हैं। और जितने भी पेशेंट्स यहाँ से ले जाते हैं उनको सिम्टोमेटिक फ़ायदा तो होता ही है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ तो बढ़ती ही है। पेशेंट इतना तो जरूर कहता है कि इससे उनकी लाइफ काफ़ी बेटर हुई है। कुछ पेशेंट्स ऐसे भी आते हैं जो लास्ट स्टेज पे थे और लंबे समय के लिए जी गए। हमारे पास अभी उसका बहुत कॉन्क्रीट डेटा अभी नहीं है, उस पर और गहन अध्ययन होना है, लेकिन जो अध्ययन हुआ है उसके बेस पे हम लोग निम्न बातें आपसे शेयर करना चाहते हैं कि कैंसर के रोगियों में कीमोथेरापी और रेडियोथेरापी के दौरान जब यज्ञ चिकित्सा ली जाती है तब उनकी शारीरिक और मानसिक परेशानियों में महत्वपूर्ण रूप से कमी होती है और उनकी जीवन की गुणवत्ता बढ़ती है। तो कैसे बढ़ेगी उस पर हम प्रकाश डालते हैं कि जब कीमोथेरापी ली जाती है और जब रेडिएशन और सर्जरी ली जाती है तब पेशेंट के अंदर ऊर्जा की बहुत कमी होती है, क्योंकि कीमोथेरापी के अंदर उसके WBC का लेवल कम हो जाता है, रोग प्रतिकारक शक्ति कम हो जाती है, उसके अंदर बाल जड़ जाते हैं, भूख कम हो जाती है, तब पेशेंट के अंदर बहुत कमजोरी आ जाती है, तब उसको एनर्जी की बहुत आवश्यकता होती है। दूसरा, उसको कैंसर से लड़ने के लिए भी शक्ति की आवश्यकता होती है, और क्योंकि कीमोथेरापी चल रही है तो वातावरण के अंदर अगर कोई बैक्टीरिया है और पेशेंट की इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, कीमोथेरापी के दौरान WBC का लेवल कम हो जाता है, तो उसके अंदर रोग प्रतिकारक शक्ति कम हो जाती है, तो वातावरण से वो आसानी से प्रभावित हो जाता है और उसमें फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन का लेवल बढ़ जाता है। तो अगर यज्ञ चिकित्सा उपयोग करते हैं तो हमें तीनों लेवल पे फायदा होता है। जैसे यज्ञ चिकित्सा में हमारे, जैसा हमने आगे बताया आपको कि हम 2 तरह की औषधियाँ उपयोग करते हैं, बलवर्धन, रोग निवारण। तो जो बलवर्धन वाली औषधियाँ है वो हमें
यह पेशेंट के अंदर उसकी पौष्टिकता बढ़ाने में मदद करता है, क्योंकि पेट तो ले नहीं सकता, भूख कम हो जाती है कैंसर पेशेंट में, तो वो सांस के द्वारा जब लेता है तो वो जो मेवा इत्यादि हम लोग पूर्णाहुति में उपयोग करते हैं, उसमें किशमिश उपयोग करते हैं, ये सारा औषधि जो धूम्र में रूप में उसके तत्व चले जाते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स चले जाते हैं, वो सांस के द्वारा आसानी से चले जाते हैं। तो सबसे बड़ा फायदा ऊर्जा शक्ति के रूप में एक मिल जाता है। दूसरा फायदा क्या होता है कि हम उसके अंदर 50 से 60 जितनी औषधियाँ उपयोग करते हैं, वो सारी की सारी औषधियाँ एंटी कैंसर प्रॉपर्टी वाली है। हर औषधि पे कहीं ना कहीं पेशेंट पे या लेबोरेटरी में उसका वो तत्व पाया जाता है जो कैंसर के सेल्स को नष्ट करता है, और ये सारी औषधियाँ हम उपयोग करते हैं तो कहीं ट्यूमर को डिक्रीज करने में वो मदद करते हैं। तीसरा फायदा क्या होता है, अभी हम आगे आपसे शेयर करेंगे कि जो यज्ञ की जो ये औषधियाँ जो उपयोग करते हैं, उसमें हमारे पास ऐसी औषधियाँ भी होती है जो वातावरण को प्योरीफाई करती है, जैसे गिलोय है, ये सारी चीज़ें प्योरीफिकेशन में मदद करती है। तो उससे क्या होगा कि वातावरण के अंदर रहे बैक्टीरिया में कमी आएगी, और वो बैक्टीरिया फंगस में कमी आएगी, और उससे कैंसर पेशेंट में रोग प्रतिकारक शक्ति कम हुई होती है, उसमें उनका इन्फेक्शन लगने का चांस कम हो जाता है, तो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। और यही चीज़ हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि एक स्टडी में जहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर का पेशेंट है ए में, बी में माउथ कैंसर का पेशेंट है, और सी में ब्लड कैंसर का पेशेंट है। तीनों पेशेंट ने यज्ञ चिकित्सा को कीमोथेरेपी के दौरान उपयोग किया था, और जो स्केल उनको पूछा गया कि भाई जब आप यज्ञ चिकित्सा ले रहे थे क्या कीमोथेरेपी के दौरान, तब आपको कीमो के दौरान कैसा फायदा हो रहा था, यज्ञ चिकित्सा से आपको कुछ राहत लग रही थी, क्योंकि वो पेशेंट्स ने कीमोथेरेपी की साइड इफ़ेक्ट्स पहले महसूस कर चुके थे। तो वो पेशेंट्स ने बताया कि जब यज्ञ चिकित्सा उन्होंने लिया तो उनके ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी में 75% को उनको फ़ायदा लग रहा था, क्योंकि जब वो चिकित्सा ले रहे थे तो उस कुछ घंटे तक उनको फ़ायदा हो रहा था। वॉमिटिंग से लेके भूख की कमी से लेके नींद की कमी दूर हो रही थी। ये सारी कंप्लेन उनकी कहना था कि यज्ञ चिकित्सा से उनको ये क्वालिटी ऑफ लाइफ में फ़ायदा हो रहा था। अब हम लोग आगे देखना चाहते हैं कि यज्ञ चिकित्सा से वातावरण पे क्या प्रभाव पड़ता है। वातावरण के बहुत घटक है। सबसे पहले हम ये कहना चाहेंगे कि वातावरण में जो बैक्टीरिया फंगस होते हैं वो हमें बायोलॉजिकल पॉल्यूशन देते हैं। उसके बाद जो रहते हैं व्हीकल होता है, रेडिएशन होता है, मोबाइल का रेडिएशन होता है, पेट्रोल डीजल का धुआं होता है, उससे जो पॉल्यूशन होता है वो होता है। वातावरण में एक और चीज़ पाई जाती है कि प्लांट्स जो हमारे साथ रहते हैं, वातावरण का प्लांट्स पे क्या प्रभाव पड़ता है, यज्ञ चिकित्सा का प्लांट पे क्या प्रभाव पड़ता है, ये तीनों बिंदुओं की हम थोड़ी डिटेल में चर्चा करेंगे। तो विशेष वृक्षों की समिधा, आम की लकड़ी, गाय का गोबर का कंडा, ये सारी चीज़ें जब हम उपयोग करते हैं तो वेद मंत्रों के द्वारा इसमें जो सम्मिश्रण उत्पन्न होता है उससे वातावरण शुद्ध होता है। स्थूल एवं सूक्ष्म दोनों वातावरण शुद्ध होते हैं, और उसमें भाग लेने वालों पे सकारात्मक उसका प्रभाव पड़ता है। हमारे पास 4 तरह की बहुत अच्छी स्टडीज़ अभी अवेलेबल हैं। दो स्टडी देव संस्कृत विश्वविद्यालय में हुई है, पहली और चौथे नंबर की स्लाइड में आपको दिख रही है। 2 स्टडी बाहर हुई है, पर ये चारों स्टडी यज्ञ की धूम्र पे हुई है, और उसमें यही बताया गया है कि यज्ञ की धूम्र से वायुमंडल के रोगाणु और जीवाणु नष्ट होते हैं। इसमें से हम लोग डिटेल में कुछ स्टडीज़ को देखते हैं। जैसे ये स्टडी में आप देख रहे हैं कि ग्राफ है कि रेड कलर का ग्राफ है, बार है, और ब्लू कलर का बार है, नीचे बैक्टीरिया की लिस्ट दी गई है। तो क्या होता है कि जोन ऑफ इनहिबिशन क्या होता है कि उसमें जब ये एक प्रकार का मेजरमेंट है कि बैक्टीरिया का ग्रोथ का लेवल कितना कमी होती है, वो उससे मेजर होता है। तो हर एक में जोन ऑफ इनहिबिशन हमें मिलता है जब हम यज्ञ का धूम्र प्रयोग करते हैं। लेकिन ब्लू वाला जो है वो मंत्र के साथ यज्ञ का धूम्र है, और रेड वाला बिना मंत्र से यज्ञ का धूम्र है। तो जो धूम्र यज्ञ के मंत्र के साथ हुई है उसमें ज्यादा बैक्टीरिया नष्ट हुए हैं कंपेयर टू जहाँ पे बिना मंत्रों के। औषधीय धूम्र का अपना प्रभाव होता है, लेकिन मंत्र के साथ उसका कुछ और ही प्रभाव होता है। और हम लोग और देखेंगे, एक और स्टडी हुई है। ये स्टडी गुजरात में एक जगह पे भावनगर हॉस्पिटल है, वहाँ पे ये स्टडी हुई है। यहाँ पे उन्होंने जो हवन सामग्री यूज़ की है वो शांति कुंज से उपलब्ध हवन सामग्री उपयोग की है, और ये गायत्री परिवार से जुड़े हुए सर्जन है, एक सर्जन है डॉक्टर सुशील झा, इसमें आप दिख रहे हैं। उन्होंने ये स्टडी की है, और उसमें ये पाया गया है कि जो पेशेंट जहाँ पे विजिट करते हैं
डिपार्टमेंट को, जहाँ पे ओपीडी को विजिट करते हैं, वहाँ पे 1 घंटे पहले हवन किया गया। पेशेंट के आने के कुछ घंटे पहले ये प्रक्रिया आरंभ की गई और हवन के 1 घंटे पहले और हवन के तुरंत बाद बैक्टीरिया का क्या प्रमाण है वो मेजर किया गया। तो उसमें यह पाया गया कि जो यज्ञ के बाद जो बैक्टीरिया का लेवल है वो 90% से लेके 95% तक उसमें कमी आ जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बार है 84 से 100 तक उसका बैक्टीरिया का जो कमी पाई जाती है, परसेंटेज रिडक्शन हुआ। यज्ञ से पहले जो बैक्टीरिया का काउंट था और यज्ञ के बाद था उसमें कितनी कमी पाई जाती है। इस स्लाइड में आप अच्छे से देख पाएंगे कि यज्ञ से पहले पेशेंट जहाँ पे आने वाले हैं ओपीडी सेटिंग में, वहाँ पे 720, 730, 400 से लेते हुए करीब करीब 1400-1500 तक उसका बैक्टीरिया का लेवल था CFU, और वो यज्ञ के बाद उसमें पूरी तरह से कमी आ जाती है जो 77 से लेके बहुत ही 20 तक चला जाता है। आप देख सकते हैं कि 11 नंबर के बिंदु पे जो 1000 था वो बाद में 18 हो जाता है। और ये स्टडी बहुत ही 15 बार रिपीट की गई है और इसमें हम देख सकते हैं कि हॉस्पिटल जैसे एनवायरनमेंट में भी बैक्टीरिया के लेवल पे यज्ञ से कमी आ जाती है, और वो भी शांति कुंज में उपलब्ध हवन सामग्री के द्वारा। एक स्टडी और हुई है जिसमें मेडिसिनल स्मोक, जिसमें बहुत ज़्यादा औषधीय उपयोग की गई थी जो ट्रेडिशनली जितनी उपयोग होती है, और ये स्टडी हुई थी नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण स्टडी है जिसको मैं अभी आपसे इसमें ये स्लाइड में ये दिखाना चाहता हूँ कि बैक्टीरिया का लेवल जब उन्होंने एक कमरे में मेजर किया, तो वहाँ पे आम की लकड़ी से उन्होंने मेजर किया तो उसमें कोई कमी नहीं पाई गई। आप यहाँ पे देख सकते हैं बैक्टीरिया का काउंट वाई एक्सिस पे 300 से ऊपर है, और आम की लकड़ी भी से जलाया तो भी उसमें कोई कमी नहीं पाई गई। लेकिन जैसे ही उन्होंने यज्ञ शुरू किया तो यहाँ पे आप बिंदु देख सकते हैं, 0 पे बिंदु है, 5 पे बिंदु है, 10 पे है, 15 पे है, 20 पे है, 25 पे है। तो करीब करीब उन्होंने 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 8 घंटा, 12 घंटा, 24 घंटे पे हर बिंदु पे उन्होंने रीडिंग लिया और बैक्टीरिया का काउंट किया। और ये बैक्टीरिया का काउंट जब उन्होंने किया तो 300 के जितना काउंट था वो पहले ही 15 मिनट में 90 आ गया, फिर 30 मिनट में 34, 1 घंटे में 26, 2 घंटे में 10, 4 घंटे में 3, ऐसे करते हुए पूरा एकदम नीचे आ गया। 24 घंटे में वो एकदम नीचे रहा और यही लेवल नीचे तक रहा। 7 दिन में सिर्फ उसी कमरे में 35 ही रीडिंग रहा, 15 दिन में 86 ही रहा और 30 दिन में 128 ही रहा। कहने का भाव यह है कि यज्ञ का इफेक्ट उनको 30 दिन तक उस कमरे में मिला है। और उसी स्टडी में उन्होंने उसमें कितने कितने बैक्टीरिया थे, जैसे कि 24 घंटे के अंदर हर घंटे में कौन कौन से बैक्टीरिया में कमी पाई जाती है वो भी उन्होंने मेजर किया। तो जब 24 घंटे हुए तो एक दिन के अंदर उनके अंदर मैक्सिमम पैथोजेनिक बैक्टीरिया के अंदर वो उनका डिटेक्शन ही चला गया, मतलब वो बैक्टीरिया पूरी तरह से गायब हो गए। और यही चीज़ यज्ञ चिकित्सा की पावर हमें दर्शाती है कि अगर हम लोग हफ्ते में 1 दिन 3 दिन अगर घर पे यज्ञ करते हैं तो हमें बाय डिफॉल्ट कैसा वातावरण घर पे मिलेगा। एक और स्टडी बहुत अच्छी हुई है कि यज्ञ के दौरान जिस कमरे में यज्ञ किया जाता है वहाँ पे जो पेट्रोल और डीजल के धुएं से जो पार्टिकुलेट मैटर होते हैं वो उसकी कमी दूसरे दिन उसमें कमी पाई जाती है। रेडिएशन का लेवल जो है वो 3 फीट, 6 फीट, 9 फीट, 12 फीट के अंदर ही लैपटॉप, टीवी आदि के रेडिएशन में कमी पाई जाती है। तो ये सारी स्टडीज हमें इंडिकेट करता है कि यज्ञ चिकित्सा से घर के वातावरण में हर तरह के पॉल्यूशन में कितनी कमी पाई जाती है। एक स्टडी जो अपने गायत्री परिवार में बहुत ही बढ़िया सी हुई है 1993 में, आज से करीब आप कह सकते हैं कि 3 दशक पहले ये स्टडी हम कह सकते हैं। वो एक थर्ड पार्टी एजेंसी जो इसकी एक्सपर्ट थी, एनवायरमेंटल एंड टेक्निकल कंसल्टेंट्स को दिया गया था। उन्होंने ये पूरी मेजरमेंट ली थी बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वे में, और ये अश्वमेध यज्ञ 1993 गोरखपुर में हुआ था, वहाँ पे ये स्टडी हुई थी। वहाँ पे ये पाया गया था कि यज्ञ के जो कुंड है वहाँ से करीब 20 मीटर की दूरी पर पूर्व दिशा में ये इक्विपमेंट रखे गए थे,
और पूरा विंड का मेजरमेंट लिया गया था और वो सारे फैक्टर्स को देते हुए वो मेजरमेंट किया गया था कि जो वातावरण में SO2 और NO2 हानिकारक गैसेस होती है उसमें कितनी कमी पाई जाती है। तो यज्ञ से पहले वो उसका रीडिंग 3.36 1.16 था, जो यज्ञ के दौरान 2.82 1.14 हुआ। ये 24 घंटे की एवरेज है। और उसके बाद यज्ञ के बाद जब ये लिया गया 28 तारीख से 1 तारीख के बीच में, जब उसको इतने दिन तक मेजरमेंट किया गया तो उसमें और भी कमी पाई गई। कहने का उद्देश्य क्या है कि इतने बड़े यज्ञ के भी सूक्ष्म जगत के प्रभाव तो होते ही है, साथ साथ में स्थूल जगत पे भी उसके प्रभाव तुरंत मेजर किए जाते हैं। और साथ साथ में वो 20 फीट की दूरी पे जो बैक्टीरिया का लेवल है वो भी मेजर किया गया, जो यज्ञ से पहले 4500 यूनिट था, फिर बाद में 2400 यूनिट हो गया यज्ञ के दौरान, और यज्ञ के बाद 1250 यूनिट पाया गया। तो ये रीडिंग सारे हमें ये दिखाते हैं कि यज्ञ के द्वारा वातावरण के बायोलॉजिकल पॉल्यूशंस, बैक्टीरिया इत्यादि पे, स्थूल पॉल्यूशन जैसे पेट्रोल डीजल रेडिएशंस और वायुमंडल के पॉल्यूशंस और पानी के अंदर भी पॉल्यूशंस कितने हैं वो सब में कमी पाई जाती है। और लास्ट में हम लोग इस बिंदु पे ये चर्चा करना चाहते हैं कि यज्ञ के प्रभाव से वनस्पति जगत पे क्या प्रभाव पड़ता है, क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि यज्ञ का जो प्रभाव है वो मनुष्य समुदाय, प्राणी समुदाय, वनस्पति समुदाय, वातावरण, पर्यावरण, ये सारे बिंदुओं पे होता है। और यहाँ पे हम लोग ये देखना चाहते हैं, ये ऋग्वेद का एक बहुत ही बढ़िया सा श्लोक है, उसमें ये बात आती है कि जब अग्नि में हम घृत और इस तरह के आदि पदार्थ होम करते हैं तब वो अंतरिक्ष में जाते हैं और वहाँ ठहरे हुए जल को शुद्ध करते हैं, और वो शुद्ध हुआ जल सुगंधित आदि गुणों से युक्त होकर सब पदार्थों को आच्छादित करता है, और जिससे सब प्राणियों को सुख मिलता है। कैसे मिलेगा? क्योंकि अंतरिक्ष में प्राण तत्व रहता है, वो प्राण तत्व को अग्नि और ये सूक्ष्म ऊर्जा नीचे तक ग्रहण करके लाते हैं। और यज्ञ से हुई वर्षा, जो वर्षा वो पानी के साथ जो प्राण तत्व घुला हुआ होता है जिसको पर्जन्य कहते हैं, उससे वनस्पति जगत की क्षमता बढ़ती है। तो हम लोग इसके एक छोटे से बिंदु पे एक स्टडी हुआ है, और ये स्टडी में ये पाया गया है कि जब यज्ञ किया गया, एक कमरे में यज्ञ किया गया, एक कमरे में यज्ञ नहीं किया गया, दोनों में सीड को रखा गया, गेहूं के बीज को, और उसमें उसकी वृद्धि, उसका ग्रोथ, ये सब मेजर किया गया। जिसमें हम लोग अभी देखेंगे, जिस कमरे में गेहूं के बीज रखे गए थे वहां पे ये पहली वाले ग्राफ में आप देख सकते हैं कि पहले दिन के अंदर ही 80 सीड जर्मिनेट हो गए, और यज्ञ के प्रेजेंस में, क्योंकि उसका कलर अलग है, उसका कलर अलग है, आपको ब्लू जैसा कलर है और पर्पल जैसा कलर है बिना यज्ञ के। तो ब्लू जैसे कलर में देखते हम 80 जितने सीड जर्मिनेट हो गए, और दूसरे दिन बाकी के 74 सीड उसमें जनरेट हो गए, मतलब सारे के सारे सीड उसमें जनरेट हो गए दूसरे दिन तक। जबकि जहाँ पे यज्ञ नहीं था वहाँ पे जर्मिनेशन दूसरे दिन से शुरू हुआ, उसमें दूसरे दिन 40 हुए, तीसरे दिन 60 हुए, और चौथे दिन 14 हुए, और चौथे दिन जाके उसके सारे सीड जर्मिनेट हुए, जबकि यज्ञ वाले कमरे में दूसरे दिन ही सारे जर्मिनेट हो गए। तो इसे कहने का भाव क्या है कि यज्ञ से उसके गेहूं के बीज की वृद्धि का दर भी बढ़ा, और उसके अंदर बीज, अंकुरित बीज की संख्या भी बहुत कम दिन में हो गया। और जो यज्ञ का जो दूसरा जो फायदा है उसमें यह है कि जब उसमें ये यज्ञ के बाद उसकी जो रूट है उसकी लेंथ 11 पाई गई और सेंटीमीटर, और जब बिना यज्ञ के 8 पाई गई, और जब यज्ञ के बाद शूट जो है उसकी 11 पाई गई, और यज्ञ के बिना 7 पाई गई। ये उसके रूट और शूट की लेंथ है, मूल और तने की जो हमें पाया जाता है उसकी लेंथ वो पाई गई। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि यज्ञ से वनस्पति जगत पे भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, और धीरे धीरे जब हम इस पे और अनुसंधान होंगे तो पता चलेगा कि यज्ञ का उपयोग कृषि में कितना ज़्यादा है, यज्ञ से गो पशुपालन में कितना फायदा होता है, यज्ञ से वनस्पति जगत से, गो पशुपालन जगत से वातावरण पे कितना फायदा होता है, यज्ञ से मनुष्य समुदाय के स्वास्थ्य पे कितना फायदा होता है। इतने सारे डायमेंशन परम पूज्य गुरुदेव ने बताए हैं, और वो सारे डायमेंशन पे देव संस्कृति विश्वविद्यालय में बहुत गहन अनुसंधान हो रहा है, ब्रह्मवर्चस्व में जिसकी आधारशिला रखी गई थी। तो उसके लिए यहाँ पे एक अनुसंधान केंद्र है, और उसमें बहुत आधुनिक इक्विपमेंट उसमें लाए गए हैं, और
श्रद्धेय डॉक्टर साहब और आदरणीय प्रोवीसी सर डॉक्टर चिन्मय पंड्या सर के अंडर में जो हमारा अभी अनुसंधान चल रहा है उसके सारे डायमेंशन को टच किया जा रहा है, जिसमें माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, सेल कल्चर, सेल बायोलॉजी, उसके अंदर हम लोग ह्यूमन स्टडीज़ है, एनवायरमेंटल स्टडीज़ है, हिस्टोरिकल स्टडीज़ है, जर्नलिज्म है, यज्ञ के जितने भी डायमेंशन है उस सब पे बहुत ही गहरा अनुसंधान हो रहा है। और वहाँ पे अलग अलग यूनिवर्सिटियों के बच्चे आके डिजर्टेशन के लिए उनके लिए व्यवस्था है, अलग अलग देश विदेश की लेबोरेटरी में कोलैबोरेशन की व्यवस्था है, और एक बहुत ही बड़ा आयाम वो खुल रहा है और सारे विधाओं के वैज्ञानिक उसमें लगे हुए हैं और उसमें उनका स्वागत है और उनके साथ कोलैबोरेशन से लेके बहुत ही बड़ा अनुसंधान होना है। अब आखिरी जो बिंदु है जिस पे आज के प्रेजेंटेशन में चर्चा करनी है कि यज्ञ क्या है, उसका क्या इतिहास है, यज्ञ का आपने देखा कैसे कार्य करता है, शरीर मन भावना पे कैसे कार्य करती है, यज्ञ के द्वारा उसके जो घटक है सूर्य, अग्नि, मंत्र, औषधि, उसके द्वारा क्या फायदा होता है, यज्ञ से मानसिक स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ता है, यज्ञ से अलग अलग रोगों पे क्या प्रभाव पड़ता है उसके प्रमाण देखे, यज्ञ से वनस्पति जगत, यज्ञ से पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ता है उसके हमने प्रमाण देखे। तो अब बात आती है कि हम यज्ञ चिकित्सा को घर पे करें कैसे। तो यज्ञ चिकित्सा को करने के लिए बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन की आवश्यकता नहीं है। हमारे यहाँ पे यज्ञ चिकित्सा करके किताब है, उसमें सारे रोगों की, औषधियों की, जड़ी बूटियों की जानकारी दी है और उसके अलावा आयुर्वेद विभाग में भी उपलब्ध है। उस औषधि को आप प्राप्त करें और उसके बाद उसको करना कैसे है संक्षिप्त में आपसे हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं। क्या क्या लगेगा? हवन कुंड लगता है, तांबे का हो तो अति उत्तम है, लोहे का हो चल जाएगा, मिट्टी का हो बहुत अच्छा है। ये 3 तरह के कुंड का आप उपयोग कर लीजिए। समीदा आम की लकड़ी या दूसरी कोई समीदा हो जो अपने यहाँ पे किताब में लिखी है, 12 तरह की समीदा है उसमें से जो मिल जाए, लेकिन आम की समीदा मिल जाए तो अति उत्तम है। और वो नहीं मिल पाती है तो देसी गाय का गोबर का कंडा जो शुद्ध हो वो आप उपयोग कर लीजिए। उसके बाद औषधीय हवन सामग्री देव संस्कृत विश्वविद्यालय से प्राप्त कर सकते हैं या घर पे खुद बना सकते हैं। और घी का उपयोग करना है आपको, तो घी शुद्ध हो उतना अच्छा है, देसी गाय का घी जितना मिल जाए उतना अच्छा है, नहीं तो जो शुद्धतम घी और जो बेस्ट ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हो उसको उपयोग करना है। अब करें कैसे? संक्षिप्त गायत्री हवन कर सकते हैं, क्योंकि पेशेंट्स को अगर करना है, हर रोज करना है तो उतना समय ना मिल पाए, तो संक्षिप्त गायत्री हवन की एक किताब है जो मैं आगे भी आपको दिखाऊंगा, उसमें दिए हुए संक्षिप्त कर्मकांड को 15 मिनट में उपयोग करके आप संक्षिप्त हवन कर लीजिए। 24 गायत्री मंत्राहुति दे दीजिए, 15 से 20 मिनट उसमें प्राणायाम करना है। आहुति देने के बाद उस कमरे में 10 से 15 मिनट प्राणायाम करना है और वहाँ ही अगर समय हो तो वहीं पे ध्यान और थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम या प्रज्ञा योग हो जाए और वहाँ पे पेशेंट स्वाध्याय करे तो वो अति उत्तम है, क्योंकि उस यज्ञ के बाद उसकी जो मनस्थिति बनती है, जैसे हमें आगे आपको बताया, स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है और उसके बाद अगर वो स्वाध्याय करेगा तो उसकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है, शारीरिक मानसिक के अलावा पारिवारिक प्रॉब्लम है, जॉब के रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसकी जो सामाजिक प्रॉब्लम है, परेशानियां है, उससे जूझने के लिए परम पूज्य गुरुदेव का जो साहित्य है उसको अगर पढ़ता है तो वो आसानी से उस वातावरण में अब्जॉर्ब कर पाएगा और उससे उसकी जो समग्र चिकित्सा हो जाएगी। परम पूज्य गुरुदेव ने यज्ञ चिकित्सा को एक समग्र उपचार कहा है। समग्र उपचार में सिर्फ शरीर और मन नहीं आता है, समग्र उपचार में आता है उसकी पूर्ण चिकित्सा, उसके जीवन के अंदर आमूलचूल चिकित्सा। इसको परम पूज्य गुरुदेव ने यज्ञ के बारे में, यज्ञ चिकित्सा के बारे में 2 बातें कही है। एक बात ये कही है कि यज्ञ हम लोग हर रोज करें, उसमें ऐसे औषधियाँ उपयोग करें, ऐसे पदार्थ उपयोग करें जिससे हमारा स्वास्थ्य लाभ हो, हम निरोगी रहे और रोग से मुक्ति हो। और दूसरी बात परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि हमारा व्यक्तित्व का परिष्कार हो। तो जो व्यक्तित्व का परिष्कार है वो यज्ञ वातावरण में अगर पेशेंट ये ऐसे दिए हुए विचारों को जब पढ़ेगा तब उसके अंदर वो दूसरा फायदा भी उसको मिल जाएगा। कुछ सावधानियां रखनी है, वो सावधानियां अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि अग्नि हमारी निर्धूम हो और अशुद्ध चीजें उसमें उपयोग ना करें। हमारी लकड़ी, हमारा हवन सामग्री, हमारा घी, हमारा कपूर केमिकल वाला ना हो, ये सारी चीज़ें बहुत हमें ध्यान रखनी है। कपूर का उपयोग ना ही करें तो अच्छा है, घी का उपयोग कर लीजिए, क्योंकि शुद्धतम कपूर मार्केट में मिलेगा नहीं, क्योंकि भीमसेनी कपूर ही शुद्ध होता है, बाकी केमिकली सिंथेसाइज होते हैं। अगर लंबे समय के लिए यज्ञ चिकित्सा करनी है तो ये केमिकल्स कहीं ना कहीं शरीर में जाके नुकसान कर सकते हैं, इसीलिए हम उसको रेकमेंड नहीं करते हैं। और हवा का आवागमन अति अवरुद्ध ना हो।
इसमें क्या होता है, यज्ञ चिकित्सा में एक चीज ध्यान रखने वाली बात है, अग्नि निर्धूम हो। अगर लकड़ी का धुआं, बिना जला हुआ धुआं नुकसान करता है, बहुत ही नुकसान करता है। हमें औषधि की धूम्र चाहिए, औषधि की सुगंधित धूम्र आती है, वो हमें फायदा करती है। औषधि की अधि जली हुई लकड़ी में डाली हुई औषधि हमें नुकसान करेगी और लकड़ी का धुआं हमारे सांस के द्वारा जाके हमें बहुत नुकसान करेगा। इसीलिए अग्नि निर्धूम होनी चाहिए, पूर्ण प्रज्वलित होनी चाहिए और हवा का आवागमन इतना होना चाहिए कि जहां पे नॉर्मल हवा का आवागमन हो और सफोकेशन ना हो। गायत्री की दैनिक साधना एवं यज्ञ पद्धति किताब में एक अति संक्षिप्त दिया हुआ कर्मकांड है। षटकर्म कर सकते हैं और गुरु गायत्री, आवाहन, अग्नि स्थापना, गायत्री मंत्राहुति और पूर्णाहुति के जो 3 उपक्रम है, विद्योक्त आरती, घृतावग्राहन, भस्म धारण, नमस्कार, शुभकामना, शांति पाठ, ये 15 मिनट में हो सकता है। और इसमें एक चीज बहुत ही ध्यान रखने वाली है कि अगर समय की अत्यधिक कमी हो तो अग्नि स्थापना पहले भी की जा सकती है। सावधानियां कि जैसा मैं आपको बता चुके, लकड़ी अगर आप आम की लकड़ी यूज करते हैं तो आम से नीचे गिरी लकड़ी, अगर आपके पास आम का पेड़ आसपास अवेलेबल है तो आम की पेड़ की गिरी हुई लकड़ियां पतली पतली अगर उपयोग करते हैं तो जालीदार अच्छे से बन जाती है और बहुत ही बढ़िया निर्धूम अग्नि उससे बनती है। दूसरा इसमें यह है कि अग्नि, जैसा हमने कहा कि कमरा ना बहुत खुला न बहुत बंद, सामान्य हवा का होना अत्यधिक महत्व है, उसे उचित औषधीय धूम्र का निर्माण होता है। और बाकी की चीज हम आपको बता चुके हैं, शुद्ध घी, शुद्ध लकड़ी का ही प्रयोग करें और चिकित्सा के दौरान सात्विक आहार विहार का पालन करें। यज्ञ का विज्ञान बहुत बड़ा विज्ञान है। यज्ञ अभी तक की दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी है, वो हर आयाम को प्रभावित करती है और परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री और यज्ञ के द्वारा हर आयाम में इसको पहुंचाया है। और उसका एक छोटा सा आयाम वैज्ञानिक अध्यात्मवाद के तहत हम लोग यज्ञ चिकित्सा पे गुरुजी के द्वारा स्थापित यज्ञ विज्ञान को पुनर्जीवित करने के लिए जो प्रकल्प है अपने गायत्री परिवार के, उसमें ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान, शांति कुंज हर्बल फार्मेसी, आयुर्वेद एवं समग्र स्वास्थ्य विभाग जो श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने 2003 में स्वयं निर्मित किया है और वहाँ पे सारी औषधियाँ बनती है। डॉक्टर वंदना श्रीवास्तव है, उनके द्वारा सबको उपलब्ध है। शांति कुंज से जो औषधि हवन सामग्री उपलब्ध है उसके लिए सीधा आयुर्वेद विभाग से संपर्क कर सकते हैं। और जो अनुसंधान केंद्र है, जैसा अभी हमने आपको बताया, आधुनिक प्रयोगों के साथ सारे विज्ञान के आयामों को लेते हुए जहाँ पे स्टडी हो रही है वो याज्ञवल्क्य यज्ञ अनुसंधान केंद्र है। और एक शोध पत्रिका देव संस्कृति विश्वविद्यालय से निकलती है, पीयर रिव्यू ओपन एक्सेस है, जो वेबसाइट पे अगर आप यज्ञ रिसर्च डालेंगे तो आपको मिलेगी। तो उसमें जो हमारे अभियान चल रहा है यज्ञ विज्ञान को पुनर्जीवित और पुनरुत्थान के लिए, तो उसकी जितनी भी आधुनिक शोध है वैज्ञानिक ढंग से वो इस अनुसंधान पत्रिका में उपलब्ध है। और ये हमारे संपर्क सूत्र है। अनुसंधान के लिए अंत में दिया हुआ वेबसाइट है, फोन नंबर है, वहां पे संपर्क कर सकते हैं। औषधीय हवन सामग्री एवं चिकित्सकीय परामर्श पेशेंट्स के सीधा आयुर्वेद विभाग से संपर्क कर सकते हैं, उसका वेबसाइट और फोन नंबर दिया हुआ है। और यज्ञ अनुसंधान का जो अभियान चल रहा है उसको जन जन तक फैलाने के लिए देश और विदेश में हमारे शिविर, ऑनलाइन शिविर चलते हैं शांति कुंज में। और जो महत्वपूर्ण बात है कि हर घर पे यज्ञ के द्वारा इंसान निरोगी रहे और उसकी चिकित्सा हो। और परम पूज्य गुरुदेव ने जो कहा था कि यज्ञ चिकित्सा एक चिकित्सा पद्धति वैदिक कालीन है और आने वाले समय में यही चिकित्सा पद्धति के रूप में विकसित फिर से होगी और वो समय सत्य साकार होता हुआ दिख रहा है। और उसमें सभी भाई बहन और परिजनों का इसमें स्वागत है। और इस प्रेजेंटेशन को सुनने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।